नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी की खास प्रस्तुति हेलो डॉक्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो डॉक्टर में हम हर सप्ताह अलग अलग विषयों पर अलग अलग एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट हेल्थ की, अर्थात पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य की। पौरुष ग्रंथि में वृद्धि आ जाना, पौरुष ग्रंथि में सूजन आ जाना या पौरुष ग्रंथि में कैंसर हो जाना, आज इसी विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हेलो डॉक्टर। प्रोस्टेट पर पिछले 22 वर्षों से कार्य कर रहे डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। ये आज बताएंगे कि किस प्रकार से इस रोग से बचा जा सकता है, क्या क्या इस रोग के लक्षण हैं और किस प्रकार से इस रोग का निदान किया जा सकता है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से। सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो एग्जैक्टली क्या है प्रोस्टेट हेल्थ? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जी, जो कि पुरुषों में पाया जाता है जी, और इसका आकार एक अखरोट के बराबर होता है और इसका वजन करीब 15 से 20 ग्राम और ये मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। जी, जब बच्चा जन्मता है तो प्रोस्टेट बहुत छोटा होता है जी, और धीरे धीरे इसमें थोड़ी वृद्धि होने लगती है जब तक वो प्यूबर्टी की एज में आता है। जी, प्यूबर्टी के बाद में करीब 40 साल की उम्र तक उसमें कोई वृद्धि नहीं होती जी, और 40 साल के बाद में प्रोस्टेट की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें धीरे धीरे वृद्धि होनी शुरू होती है और वो नोड्यूल्स के रूप में आकार लेती हैं जी। और 50 साल की उम्र के बाद में ये एक बीपीएच का आकार ले लेती हैं। जी, तो प्रोस्टेट जो है वो करीब करीब बीपीएच के आकार में हमें 50% लोगों में पाया जाता है 50 साल की उम्र के बाद में और ये धीरे 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 बढ़ते है उम्र के साथ में। अर्थात हम ये कहें कि 50 साल के बाद ही इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं या कुछ लोगों में उससे पहले भी हो सकता है? हाँ, बीपीएच का जहां तक सवाल है वो 45-50 साल के बाद में ही शुरू होता है। उससे पहले करीब आप समझ लीजिए 30 से 40-45 साल की उम्र में एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। जी, इसका अर्थ है कि प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है उसमें सूजन आना। जी, तो ये सूजन कई कारणों से आ सकती है। इसको संक्रमण के वजह से होता है, जैसे हम कहते हैं बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। जी, ये एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है जी, और कुछ असंक्रमित प्रोस्टेटाइटिस होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। जी, तो इसमें प्रोस्टेट की गांठ में सूजन की वजह से भी जो मूत्र में प्रणाली में जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं, जैसे पेशाब का बार बार आना, जलन होना, दर्द होना, पेशाब धीरे धीरे आना। तो ये जो उम्र है 30 से 45 साल की उम्र में वो प्रोस्टेटाइटिस की वजह से हो सकता है। अक्सर पुरुष शर्म के कारण इस चीज़ को आगे डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं, कई बार जान भी नहीं पाते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो कितना खतरनाक है इसे इग्नोर करना या इस पर ध्यान ना देना? यदि इसे हम बहुत सालों तक इग्नोर करें जी, तो इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो प्रोस्टेट यदि एनलार्ज हो जाए और उसका कोई भी इलाज या निदान नहीं किया जाए तो उसकी वजह से कई बार संक्रमण जो है वो बार बार हो सकता है। जी, कई बार इसके वजह से यूरिन जो है वो रिटेंशन में रहता है, रेजिडुअल यूरिन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, स्टेसिस होने की वजह से स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, पथरी बन सकती है। इसके अलावा कई बार इसका जो असर है बैक प्रेशर चेंजेस किडनी पर पड़ता है, जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी करके एक कंडीशन है जो भी हो सकती है, जैसे आगे जाकर हो सकता है यूरेमिया या रीनल फेलियर में जाकर प्रकट हो। तो ये जरूरी है कि प्रोस्टेट के जो लक्षण हैं उसका शुरुआती तौर पर ही उसका निदान और उपचार किया जाए ताकि ये दुष्प्रभाव नहीं देखे जाए। कैसे पहचाने, किस प्रकार से पता चले कि आप उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आपको नहीं जाना है? तो जब भी किसी पुरुष को जी, मूत्र संबंधी लक्षण हो जी, तो उसमें हम इसको दो भाग में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स और एक ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। जी, इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे पेशाब का बार बार आना, पेशाब की इच्छा होना और तुरंत भागने की इच्छा होना और रोक नहीं पाना, या रात को बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन या दर्द होना, ये सारे इरिटेटिव सिम्टम्स हैं।
इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं कि पेशाब शुरू करने में देर लगना, जिसको कि हम हेजिटेंसी कहते हैं, या पेशाब का धीरे धीरे आना, रुक रुक के आना, पेशाब करने में जोर लगाना, एक बार में पूरा नहीं निकल पाना, अंत में धीरे धीरे बूंद बूंद गिरना, ये सारे जब भी लक्षण हों तो आप जरूर यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका उचित निदान और उपचार किया जाना चाहिए। सर, ये तो हमने देखे कि किस प्रकार से होता है। कारण क्या हो सकते हैं? आजकल की जो बहुत व्यस्तता भरी लाइफ है उसमें लोग जानना चाहते हैं कि इससे बचने के क्या तरीका है या क्या कारण से ये हो सकता है। देखिए, जहाँ तक प्रोस्टेटाइटिस का सवाल है, जो सूजन आता है वो यूजुअली या तो संक्रमण की वजह से आता है या कई बार जब मसल स्ट्रेस में होती हैं, नीचे की पेल्विक फ्लोर मसल्स, उसके वजह से कई बार असंक्रमित प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, जिसे हम कई बार क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो वो तो संक्रमण या स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से कई बार इस तरह की कंडीशन आ जाती है। जहाँ तक बीपीएच का सवाल है, वो एक एजिंग डिसऑर्डर है। एज के साथ में प्रोस्टेट एनलार्ज ज़्यादातर करीब करीब 50% लोगों में होता है, और इसके लक्षण भी करीब करीब आप समझ लीजिए 50 जिनके प्रोस्टेट एनलार्ज है उनके आधे व्यक्तियों को इसके लक्षण भी होंगे। तो ये एक एजिंग प्रोसेस से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। इसके अलावा इसके जेनेटिक कारण भी हैं। कुछ फैमिलीज में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ खान पान है, लाइफस्टाइल है, और नियमित व्यायाम, और ये जो चीज़ें हैं, यदि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और बहुत ज़्यादा यदि आप फैटी फूड या वसा युक्त खाना खा रहे हैं रेगुलर, तो भी देखा गया है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आप तो कई सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके पास कई तरह के पेशेंट आते हैं, कई संख्या में आते हैं, तो इनकी संख्या में इन दिनों में क्या वृद्धि हो रही है या कम हो रहे हैं, क्या है इस समय पर? प्रोस्टेट कैंसर जरूर अब हम ज़्यादा देखने में पाया जा रहा है। एक कारण तो ये है कि आदमी के जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सेडेंट्री, और उसकी जो फूड हैबिट्स हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि हम कुछ जागरूक हैं और लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं प्रोस्टेट की, और ये ज़्यादा पकड़ में आ रहा है। तो ये 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस डेफिनेटली अभी आजकल हमारे आउटडोर में ज़्यादा है। जहाँ तक बीपीएच का सवाल है, वो करीब करीब वैसा ही है, पर क्योंकि लोग अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो वो ओपीडी में हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और लोगों में, आम लोगों में जो चर्चा होती है वो ये है कि जो सेलफोन है, उस सेलफोन को जब हम शर्ट की पॉकेट में रखते हैं तो दिल पे हमला करता है, और जब हम उसे पैंट की पॉकेट में रखते हैं तो प्रोस्टेट पे हमला करता है। ये कहाँ तक सही है, उसकी रेडिएशन से? जहाँ तक प्रोस्टेट का सवाल है, उस पर तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है, पर कुछ स्टडीज़ ज़रूर हुई हैं कि जो मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन है वो टेस्टिकल्स जो हैं, गोलियां जो होती हैं अंडाशय में, वो उस पर जरूर अफेक्ट करती हैं। तो उसके वजह से इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो जरूर ज़्यादा हो सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा देर तक वो फ़ोन रेडिएशन जो है वो पैंट की पॉकेट में रखा जाए और रेडिएशन से टेस्टिकल्स अफेक्ट हों। प्रोस्टेट पे इसका सीधा प्रभाव अभी तक नहीं देखा। डॉक्टर साहब, ये तो हमने जाना कि प्रोस्टेट कैंसर किस तरह से होता है और इसमें किस तरह के लक्षण हैं। इसके निदान के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे ही किसी को पता चले कि वो इस तरह की बीमारी से ग्रसित है? जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है आउटडोर में अपने इस तरह के लक्षणों को लेकर, तो हम उसका सर्वप्रथम तो इतिहास लेते हैं पूरा, कि ये किस तरह से शुरू हुआ, इसके साथ में और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है और क्रॉनिक कोई रीनल डिजीज़ है, इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं। कई बार कुछ लोग हैं, कई तरह की दवाइयाँ रहती हैं चलती हुई उनके साथ, तो ये सारा पूरा इतिहास हम पहले लेते हैं। फिर हम उनके लक्षणों का एक, हमारे पास एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, जैसे हम कहते हैं IPSS स्कोरिंग, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। उसमें हम स्कोरिंग में 7 लक्षण होते हैं, उन 7 लक्षणों को हम एक स्कोर देते हैं 1 से 5 तक का। तो वो 35 तक, 0 से 35 तक की स्कोरिंग होती है। उसमें 0 से 8 तक यदि स्कोर हो तो वो हल्के लक्षण हुए, 9 से 18 तक यदि
स्कोर हुआ तो वो मध्यम लक्षण हुए, और यदि 19 से ऊपर है तो वो गंभीर लक्षण पाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा निदान और उपचार बेस करता है। और जब हम एक वो स्कोरिंग सिस्टम हम कर लेते हैं तो फिर हम उसको फिजिकल एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, और उस एग्जामिनेशन में हम उनकी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, लिंग है, गोलियां है, और इसके अलावा एक जो बहुत मुख्य है प्रोस्टेट में, वो हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम गुदा के रास्ते से अंगुली डालकर प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसका आकार, उसमें कितनी कठोरता है, उसमें कोई नोड्यूल वगैरह तो नहीं है, वो कितना एनलार्ज्ड है, कितना बड़ा है, ये सारी जानकारी लेते हैं। तो उस जानकारी के बेस करके फिर हम आगे के निदान देते हैं। तो उसमें जो जांचें हैं उनमें सबसे मुख्य कुछ मूत्र की जांचें हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है, यूरिन कल्चर एग्जामिनेशन है। प्रोस्टेटाइटिस में विशेषतः यदि प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन के बाद का जो पेशाब है या उसमें जो सिक्रीशंस आते हैं वो जांच के लिए देते हैं ताकि संक्रमण का पता चल सके। इसके अलावा कुछ खून की जांचें हैं, रक्त जांच है, जैसे प्रोस्टेट सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, जो कि हमें प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में बताता है। ये PSA नॉर्मली 0 से 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक होता है। यदि इसका अनुपात ज़्यादा हो जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं। ये प्रोस्टेटाइटिस में भी बढ़ सकता है, कई बार एनलार्ज प्रोस्टेट में भी बढ़ता है, पर विशेषकर यदि बहुत ज़्यादा होता है तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना होती है। तो एक बार ये हम PSA और जांचें और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में फिर हम कुछ और भी जांचें होती है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी। उसमें हम प्रोस्टेट की क्या साइज़ है, उसका पेशाब कितना रुका हुआ रहता है पेशाब करने के बाद में, किडनी पर इसका कोई असर तो नहीं हुआ है, ये सारी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटराइज्ड जांचें हैं जिसमें हम एक है यूरोफ्लोमेट्री, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशाब कितनी तेज़ी से गिर रहा है, उसका बहाव कितना कम हुआ। इसके अलावा एक यूरोडायनामिक स्टडी होती है जिससे हमें पता चलता है कि किसी और वजह से ये जो पेशाब की प्रॉब्लम है नहीं है, जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके वजह से भी इस तरह की लक्षण हो सकते हैं। तो ये जांच जो है वो हमें बताती है कि ये प्रोस्टेट की वजह से ही लक्षण हो रहे हैं या और कोई बीमारी है। तो इन सारे जांचों के बाद में फिर आगे हम उपचार की तरफ जाते हैं। सर कितना भयावह है ये रोग, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें मृत्यु दर कितनी है, मतलब कितने लोग बच पाते हैं इसमें मेडिकल की सहायता से? जहाँ तक एनलार्ज प्रोस्टेट का सवाल है BPH का, ये एक एजिंग प्रोसेस के साथ होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि लक्षण जब भी शुरू हो उस समय डॉक्टर की उचित सलाह ली जाए ताकि इलाज सही समय पर शुरू हो जाए। यदि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाए और नज़रअंदाज कर दिया जाए इनके लक्षणों को, और ये आगे जाकर एक एक्यूट रिटेंशन या क्रॉनिक रिटेंशन का रूप ले लेती है, तो इसमें कई तरह के दुष्प्रभाव हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि संक्रमण होना, पथरी का होना, इवन किडनी पर जो असर पड़ता है उसकी वजह से क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। तो जो मरीज इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं उन मरीजों पर ये इस तरह के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर का सवाल है वो तो ज़रूर ये ऐसा ज़रूरी है कि हम उसका सही समय पर उसका जांच करके और उसके बारे में डायग्नोज करें और उसका इलाज शुरू करें, क्योंकि यदि प्रोस्टेट कैंसर बहुत एग्रेसिव है वो हम उसकी बायोप्सी रिपोर्ट पे हमें पता चलता है कि कितना एग्रेसिव है। यदि एग्रेसिव है तो उसका उसी तरह पूरा इलाज होना चाहिए, नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जहाँ तक बात है उसमें शहरी लोगों को छोड़ दें तो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अगर जाएं तो जैसे ही थोड़ा सा एनलार्जमेंट होने लगता है तो कहा जाता है कि इससे थोड़ी सी नपुंसकता में वृद्धि होती है, और उसके कारण लोग जागरूकता कम होने के कारण कई बार नीम हकीम और इस तरह के लोगों से मिल लेते हैं। वो कितना खतरनाक है? जहाँ तक प्रोस्टेट की वजह से नपुंसकता का सवाल है वो बहुत हद तक सही नहीं है जी। पर यह जरूर है कि प्रोस्टेट के साथ में नपुंसकता भी पाई जा सकती है जी। ये कई स्टडीज़ में देखा गया है कि
कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हम नपुंसकता कहते हैं, जी। और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पीछे जो पैथोफिजियोलॉजी है वो दोनों की कई बार सेम है। तो जिनमें बीपीएच या प्रोस्टेट की लक्षण होते हैं उनमें कईयों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता के भी लक्षण पाए जा सकते हैं। तो हाँ, ये सही है कि लोग नपुंसकता की वजह से कई बार डॉक्टर के पास में नहीं जा पाते, और क्योंकि वो शर्माते हैं अपने इस तरह के लक्षणों को डॉक्टरों को बताने में, तो वो ज़रूर नीम हकीमों के पास जाते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये बहुत ज़रूरी है कि इन लक्षणों को आप नीम हकीमों के पास न ले जाएं, क्योंकि वह जो है वो उस चीज़ को सही रूप से नहीं समझ पाते, और रोग जो शुरुआती होता है वो आगे जाके बहुत गंभीर रूप ले सकता है, और जिसका इलाज फिर बाद में शायद संभव नहीं हो पाए। तो नपुंसकता और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दोनों के लिए ही मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर से इसकी उचित सलाह लें। डॉक्टर साहब, अब हम इसकी बात करते हैं इसके निदान की, इसके उपचार की। किस प्रकार से किस किस स्टेज में ये हो तो उपचार संभव है, और क्या क्या उपचार इसके इस समय पर उपलब्ध हैं? जैसा कि मैंने कहा कि हम जब मरीज आता है तो उसके लक्षण के हिसाब से एक स्कोरिंग करते हैं। यदि मरीज के हल्के लक्षण हैं और उसको ये लक्षण बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है, तो शुरुआती तौर पे हम केवल उसे लाइफस्टाइल चेंजेस समझाते हैं, जिससे ये हल्के लक्षण बिना किसी दवाई या बिना किसी शल्य क्रिया के भी ठीक हो सकते हैं। जैसे कि खान पान में कुछ परिवर्तन लाना, खान पान में वसा युक्त खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाला, तली हुई चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो कैफीन युक्त तरल पदार्थ हैं उसका सेवन ना करें, क्योंकि ये सारे इरिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पेशाब जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की उसको बढ़ाते हैं। तो इस तरह का एक तो खाना ना खाया जाए। इसके अलावा पेट साफ रखा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति कब्ज रोग से पीड़ित होते हैं उनको मूत्र के लक्षण और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी जो है कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, अत्यधिक अल्कोहल का सेवन, ये सब भी जो है वो मूत्र लक्षणों को बढ़ाते हैं, तो इनका भी सेवन न किया जाए। तरल पदार्थ का सेवन एक सीमित मात्रा में किया जाए, कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि लेंगे तो ये लक्षण और भी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ लोग केवल रात में बार बार पेशाब आने की वजह से पीड़ित होते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि सोने से करीब 3-4 घंटे पहले वो खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, और 3 घंटे पहले कोई तरल पदार्थ का सेवन न करें, ताकि रात को उन्हें बार बार नहीं उठना पड़ेगा। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, प्लस फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। रोजाना करीब आधा 1 घंटा जो है इस पे टाइम दें। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो भी इन चीज़ों को, लक्षणों को बढ़ाती है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो हल्के लक्षणों में कारगर हो सकती हैं। इसके अलावा यदि ये लक्षण हल्के से ज़्यादा है, मध्यम है, तो फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी जो है वो हम शुरुआती तौर पे देते हैं। इसमें प्रोस्टेट के लिए अल्फा ब्लॉकर्स हैं, जैसे टैमसिलोसिन, अल्फाजोसिन एट्सेट्रा, कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं जो पेशाब के बहाव को तेज करती है। और इसके अलावा यदि प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड है तो हम कुछ एक ऐसी हमारे पास दवाइयाँ हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जैसे फिनास्टेराइड या ड्यूटास्टेराइड, जो कि प्रोस्टेट की साइज़ को भी कम करती है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो प्रोस्टेट के मध्यम लक्षणों पर काम कर सकती है। यदि लक्षण ज़्यादा हैं, गंभीर हैं, या बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं मरीज को, या उसके दुष्प्रभाव देखे गए हैं, जैसे कोई मरीज रिटेंशन में आता है या क्रॉनिक रिटेंशन में आता है, या बार बार संक्रमण से पीड़ित है, या पथरी उसकी वजह से हो रही है, या उसका असर किडनी पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उसका शल्य क्रिया ही करते हैं। और शल्य क्रिया में एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए आज हम 90% से ज़्यादा केसेस में दूरबीन से इसका ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम TURP कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो इस ऑपरेशन के बाद में ज़्यादातर मरीज जो है वो फिर उनका जो ये लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं, और वो एक
अच्छा जीवन जो है यापन कर सकते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर का जहाँ तक सवाल है, यदि मैं आप कहें तो मैं उसके बारे में कहूँ कि प्रोस्टेट कैंसर जब डायग्नोज होता है तो हम उसको यूजुअली स्टेज में विभाजित करते हैं जी। और यदि अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर है और बायोप्सी में आया है कि वो एग्रेसिव है तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। तो वो दो तरीके से करते हैं, हम एक शल्यक्रिया करते हैं जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, या फिर उसका रेडियोथेरेपी से उपचार किया जाता है जो कि 3D कॉन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी कहा जाता है। तो इन दोनों से हम जो सीमित प्रोस्टेट कैंसर है, लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज पर उससे उपचार करते हैं। यदि प्रोस्टेट कैंसर बढ़ गया है और शरीर में फैल चुका है तो इसका उपचार हम यूजुअली एक हार्मोनल थेरेपी होती है जिसे हम मेडिकल कैस्ट्रेशन कहते हैं या सर्जिकल कैस्ट्रेशन। मेडिकल कैस्ट्रेशन में हम एक इंजेक्शन मरीज को लगवाते हैं जो कि हर 3 या 6 महीने में लगता है, जिसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर एक बार का दब जाता है। तो वो फिर लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन चलता है, या फिर उनकी एक सर्जिकल कैस्ट्रेशन में हम जो दोनों गोलियां होती हैं टेस्टिकल्स उसको रिमूव कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी। उसके द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। और यदि मेडिकल साइंस इतनी प्रगति कर चुका है कि अभी किसी को इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज संभव है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और एक बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन आज ही के समय। देखते रहिए A1 TV।